नमस्कार मित्रों, मैं उनैटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोग 8 दिसंबर वाला क्लास 9-10 स्कूल टीचर / हेडमास्टर कंप्यूटर पेपर जो आया था उसको डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं वो देख रहे होंगे कि मेरे पढ़ाई में से काफ़ी सवाल आए हैं। एटलीस्ट कोई मुझे बता रहा था कि 15-20 सवाल आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको ना, जो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है वीडियो को लेकर के वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 31 से लेकर के जो जनरल स्टडीज़ लेकर के 91 क्वेश्चंस तक इसमें डिस्कस करेंगे। अनदर जो आपके बचते हैं सवाल, दैट इज़ 59 क्वेश्चंस जो बचते हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। इससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आप भी बने रहेंगे, मैं भी बना रहूँगा। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, वीडियो अंत तक देखें, काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स गलत दिए हुए हैं तो हम उनको भी देखते हुए चलेंगे, और एक्सप्लेनेशन कम ही रखेंगे इसमें भी, क्योंकि ये तो पेपर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो आ जाइए जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट पे। ठीक है, पहला सवाल क्या है? द कॉस्ट ऑफ 5 बैट्स एंड 18 बॉल्स इज 6,500. The cost of 2 bats and 20 balls is 4,200. What are the cost of 1 bat and 1 ball each? ठीक है, मतलब ये पूछा गया, इसमें सीधा सीधी था। ये तो मतलब बहुत छोटा सा मतलब सवाल है। इसको आप क्या कीजिए कि इक्वेशन बना लीजिए। x मान लेते हैं, बैट्स जो है वहाँ कितने हैं, x है मेरे पास, बैट्स x है, बॉल्स कितने हैं हमारे पास, y है। ठीक है, तो 5x प्लस 18y इक्वल्स टू 6500 रुपये। ठीक है, एंड 2x प्लस 20y इक्वल्स टू 4,200। अब इसमें कुछ नहीं रह गया। अब ये तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मतलब फर्दर एक कैलकुलेट करके दिखाना मतलब बहुत छोटी बात होगी। छोटी बात कहने का मतलब कि बहुत मतलब क्लास 5-6 में ही अपने को ये पढ़ाया जाता है, तो आप उम्मीद आप ये कर लिए होंगे। ठीक है, इसका सीधा आंसर देखते हैं। आंसर इसका सही है, मैंने करके देखा था, आंसर इसका सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अ शॉपकीपर परचेजेज एन आइटम और एट 650 एंड सेल्स इट एट 820, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट? ठीक है, तो 615 में खरीदा, 820 रुपये में बेचा उसको, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? पहले तो प्रॉफिट आप देखिए कि प्रॉफिट उसका 205 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100। तो ये आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 41 4 5 जा 41 5 जा 41 1 जा 41 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 33.33। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सही दिया हुआ है। A hacker finds that the ATM pin of a person has first 2 digits ranging from 3 to 8 and the 4th digit is 0 or 9. How many attempts must the hacker try in order to decode the pin? ठीक है, तो अब ये देखिए कि 4 बोल दिया ना यहाँ पे, 4th डिजिट जो है वो अपना वो 0 और 9 है। तब क्या होता है, 4 डिजिट का पिन होता है। तो हमको बता दिया कि पहला 2 जो है वो 3 से 8 के बीच में है। तो 3 से 8 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 3 4 5 6 7 8, यानी 6 तरीके से इसको भर सकते हैं। दूसरा को भी 6 तरीके से भर सकते हैं। तीसरे के बारे में कुछ नहीं बोला है, चौथे के बारे में बोला 0 या 9 है, तो ये इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। और इसके बारे में चूंकि कुछ नहीं बोला है इस वाले थर्ड पोजीशन के बारे में, तो हम इसको मान लेते हैं कि 10 में से कोई सा भी नंबर हो सकता है, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई सा नंबर हो सकता है। दैट इज 10 डिजिट्स, मतलब 10 नंबर्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 6 से 36, 36 2 72, 72 इंटू 10 इज 720। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाता है। चौथा सवाल हमारा कौन सा है? ये पढ़ने में बहुत आसान लगता है ये सवाल। द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? ठीक है, पढ़ने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब मैं उसको सॉल्व करने गया तो मुझे लगा कि यार कोई शॉर्ट ट्रिक इसका मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप थोड़ा अपना ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं कि जो फार्मूला अपना चलता है ना, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला जो फार्मूला चलता है। ठीक है, जिसमें एस इक्वल्स टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसा चलता है, राइट। तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, थर्ड साइड को x मान लिया, क्योंकि टाइम सफिशिएंट होता है अपने पास। 2.5 घंटे का पेपर है, और इतना लंबा पेपर मतलब आधा घंटा आपको बाउल फिल करने में लगेगा, 2 घंटा में 150 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं।
राइट। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकल के आया, वो क्या निकल के आया, मैंने क्या किया, थर्ड साइड को x मान लिया, तो 8 + 9 = 17, 17 + x/2 ये आ जाता है। अब इसको मैंने क्या किया, ये पुट कर दिया, s हो गया, ये s - a हो गया, ये s - b हो गया, ये s - c हो गया, ठीक है, ये रूट कंटिन्यूड है, ठीक है ना। तो जब आप सॉल्व करते तो कुछ ऐसा मिल जाता है, ठीक है। नीचे में आपको कितना मिला, 1 2 3 4, 4 2 हैं, 4 2 हैं, मतलब ये 4 बाहर आ सकता है, ठीक है ना। 2 2 = 4, 4 2 = 4 मैंने 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या था, 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आकर मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 चौक 48 हो जाता है, √5। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आप जैसे ही देखेंगे तो देखेंगे आपकी ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इसका सही दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, ठीक है, एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5, ठीक। द मीन ऑफ द गिवन नंबर इज क्या है, ठीक है। इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो मतलब आप अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए कि ट्रेडिशनल मेथड लीजिए। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है अपने पास कि -3.5 दिया हुआ है ना, ये मीन वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 50 नंबर है तो इंटू 50 इसको गुना करेंगे, तो एक ये कट गया, 35 जो कितना होता है, 175 होता है, -175 आता है, हो गया, ठीक। ये अपने पास आ गया। इतना 53 जो है, मैंने हर बार आपने 53 से माइनस किया था, तो 53 × 50 करेंगे, ठीक है, 53 × 50 करेंगे तो हमको कुछ एक नंबर मिलेगा, ठीक है। उससे ये 175 ज़्यादा था, ठीक है। तभी तो घटाए होंगे, तो 53 में से घटाए होंगे बार बार, तो हमारा -175 आया होगा। तो इस नंबर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इस नंबर की वैल्यू है 53 × 50, 53 × 50 कितना हो जाएगा, 265 2650 + 175 आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आ जाता है, इसको आप जोड़ करके कर सकते हैं। और अब चूंकि आपको क्या निकालना है, मीन ऑफ द गिवन नंबर निकालना है, तो ये टोटल नंबर का सम आ गया ये, ठीक है। टोटल नंबर सम आ गया तो इसका मीन निकालेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। एक तो ये तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आपका आंसर आ जाता है 56.5। अब क्या है कि ये जो -3.5 है, ये क्या था, 53 से कम था, मतलब एवरेज में कम था। 53 एक एवरेज ही हो रहा था ना, क्योंकि आपने हर नंबर को 53 से माइनस किया, तो 53 एक एवरेज था जिससे आपने उसको कम किया। तो उसी एवरेज में आप क्या करेंगे, अगर सीधा सीधी 3.5 जोड़ देंगे, 53 + 3.5, तो ये आपका नंबर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ हुआ है, जो दिखा नहीं अपने को, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा था, तो ये 56.5 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। ये सही है आंसर इसका। इसमें क्या बोला है, 36 सवाल कौन सा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द 2 ब्रदर्स इज 4:3, ठीक है। 4:3 का रेशियो है। इफ एल्डर ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर देन द यंगर वन, ठीक है, देन देयर एजेस इन ईयर्स क्या होगा। अब ये देखिए कि एल्डर ब्रदर जो है वो इससे रेशियो में कितना बड़ा है, 4:3 का रेशियो था, तो रेशियो में इससे 1 बड़ा है, रेशियो में 1 बड़ा है, ठीक है। और एक्चुअल में कितना बड़ा है, 6, मैंने 1 का मान जो है रेशियो में वो 6 के बराबर है, 6 ईयर्स के बराबर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, करंट एज पूछा उसका, तो 6 4 = 24 एंड 6 3 = 18, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल 37 नंबर। 37 नंबर का एक ये है कि आप सीधा वैल्यू पुट करके भी आंसर बता सकते हैं, बट इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपसे ये आराम से हो जाएगा। कैसे आराम से हो जाएगा, 1 - 1/2 इज 1/2, 1 - 1/3 इज 2/3, 1 - 1/4 इज 3/4, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो आप देखेंगे 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो नंबर बचा होगा, इसमें जिस n नीचे में आया होगा और ऊपर में कुछ एक वैल्यू आएगा जो आगे वाले से कट गया होगा, तो हमारा क्या बच गया, 1 और यहाँ n बच गया, यानी 1/n इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर सही दिया हुआ है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स, ये आपका रूट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी रूट होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप पुट करके देख लीजिए, ये आंसर आ जाता है इसका। बाकी आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बट पुट करने से पहले ही ऑप्शन से काम हो जा रहा है तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मैथ्स वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। इसमें 8 सवाल था मैथ्स का। अभी साइंस पे आते हैं। साइंस में मतलब एवरेज लेवल के सवाल थे और कुछ थोड़ा हैवी लेवल के भी सवाल थे, हायर लेवल के। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि अब कंप्यूटर साइंस कोई पढ़ाने के लिए स्टूडेंट मतलब टीचर आ रहा है तो ऑब्वियसली साइंस बैकग्राउंड का होगा, तो उसको 11th से 12th का भी सवाल घुसा दिया है इसमें। आई डोंट नो, उसका कोई मतलब नहीं था, बट देख लेते हैं क्या कैसे है।
द सन ऑब्जर्वेशन पॉइंट आदित्य L1 सैटेलाइट इज, ठीक है, तो नाम में ही लिखा हुआ है आदित्य L1, ठीक, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं इसको, इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर ग्रेविटी बैलेंस होता है, राइट। दो चीज़ों का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उनमें ग्रेविटी होता है। कोई भी एक छोटा सा पेन हो, इसमें भी ग्रेविटी होता है, ठीक है। ये मेरे को खींच रहा, मैं इसको खींच रहा हूँ, लेकिन जब गिरना होगा तो दोनों नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी हम दोनों से ही ज़्यादा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंजर इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट नहीं है, क्योंकि इसमें नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। ये सब थोड़े सिंपल सवाल थे। फिजिक्स का अगला सवाल है, द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस हमको दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऑन इमर्सिंग इन द वाटर, इस जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होता है, जब पानी में आप ये डाल देते हैं तो वो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वेक्स ही रहेगा, थोड़ी ना पानी में जाकर के कनकेव लेंस बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कन्वेक्स रहेगा, दूसरा फोकल लेंथ इससे ज़्यादा निकल के आएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाता है। इसका आंसर भी सही दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। दो वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल लाइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप्स, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? तो इसमें एक ही चीज़ है कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता है, ठीक है ना। फॉग, जब फॉग लगता है ना, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और हमको दिखता नहीं है ये चीज़, ठीक है। जब मैं क्लास 10th में था, शायद 9th या 10th में था, तो मैंने एक केमिकल सेट करके ये बनाया था, ठीक है, जिसमें इधर से एक लाइट लगा हुआ था, ठीक है, और इधर एक कार्डबोर्ड होता था, इसके बीच से एक लाइट पास करता था, और यहाँ पर मैंने एक फार्मूला था, वो कुछ कैल्शियम वेल्शियम कुछ ये सोल्यूशन था जो मैंने बनाया था। ये जैसे से धीरे धीरे ये भाप जैसा बनता था, कुछ मतलब भाप नहीं, वाइट सॉल्यूशन बनता था, ठीक है, और इमल्सिव सॉल्यूशन बनता था, और पीछे जो उसका बोर्ड लगा हुआ था जिस पे उस लाइट का परछाई आता था, हमको दिखता था कि ये जो यहाँ से सन आ रहा है, ये गोल था चूँकि, तो ये सन जो है वो यहाँ डूबता हुआ दिखता था, ठीक है। चलिए इमोशनल नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होता? हमेशा याद रखिए, फ्रीक्वेंसी क्या ऐसी चीज़ है जो कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, बट चेंज ऑफ मीडियम कुछ नहीं कर सकता। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब इस तरह का सवाल का कोई मतलब नहीं था, अब ये फैक्चुअल सवाल है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, वैसे मैंने चेक किया था, इसका आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। C/137, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब ये देखिए, ये आपका जो सवाल है ना, ये आप काफ़ी हायर लेवल का सवाल है, ठीक है। अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ E वाट पर मीटर स्क्वायर at the temperature Tk, T is temperature, K is Kelvin. When the temperature is reduced to T/3 Kelvin, the radiant energy कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि एनर्जी जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 होता है, ठीक है। तो T की पावर जैसे ही 4 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, 3 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 4 81 हो जाता है, तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। द एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय द कलर ऑफ एसिडिक KMnO4 इज, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाता है एसिटिक एसिड, ये हो जाता है, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। बांग्लार माटी बांग्लार जॉल विच वॉज ओरिजिनली अ प्रोटेस्ट सॉन्ग अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बाई लॉर्ड कर्जन एंड फॉर विच द वेस्ट बंगाल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन एज द न्यू स्टेट एंथम रिसेंटली, ठीक है। अभी रिसेंटली पास किया गया, इसलिए ये करंट अफेयर्स का ये हो जाता है, ये करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका आर्किटेक्ट आप पता करेंगे, तो इसका आर्किटेक्ट कौन है। ऑब्वियसली मैंने कुछ समझ में नहीं आया हो तो इतना समझ में आएगा कि भाई गुजराती लोग बैठा हुआ है होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन के, तो आर्किटेक्ट भी पटेल ही होगा, ठीक है। टाटा मोटर्स के द्वारा इसको ये किया गया था, टाटा मोटर्स इन्वॉल्व था इसमें कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। Which one of the following Indian films was screened at 76th Cannes Film Festival in मई 2023, ठीक है। तो इसमें कौन सा किया गया था? इसमें कोई सा भी नहीं था, इसका आंसर डी हो जाता है। एक सेकेंड, मूवी का नाम इसमें ईशनाव था, कोई आ गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अभी G20 समिट हुआ था, उसमें अभी G21 हो चुका है, तो नरेंद्र मोदी जी गले मिलकर एक को ये कर रहे थे, मतलब कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर रहे थे G21 बनने के लिए। तो अजाली असौमानी,
ठीक है, ये कहाँ के ये पूछा गया है, ठीक है, तो ये कोमोरोस के हैं, ठीक है, इसका भी आंसर सही दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, इसका भी आंसर अपने को सही दिया हुआ है। आ जाइए 52nd सवाल पे। अब इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, ये इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है वो मोहन सिंह ने किया था, जो जापान में कुछ थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे ना, हमारे जो सैनिक थे उनको जापान ने पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो मोहन सिंह ने उनको एक जगह करके ये किया गया था। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने उसको बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंचाया था आईएनए को, बट जो उसका फाउंडर था वो कौन थे? मोहन सिंह। नेक्स्ट, ताना भगत मूवमेंट, ठीक है, ये एक ट्राइबल मूवमेंट है, ठीक है, आंसर में इसका दलित मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक, किस स्टेट में रक्षाबंधन जो सेलिब्रेट किया जाता है वो ट्री सेफ्टी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये अपना प्यारा बिहार, ठीक है ना, यहीं पे ऐसा किया जाता है, ठीक है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। इन विच फॉलोइंग स्टेट में से किस में ब्लैक सॉइल पाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल जो है वो आपका कर्नाटका में तो पाया ही जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है, मालवा प्लेटो वगैरह जो है, तो इसका आंसर मोर देन 1 एंड अबव सही है। ठीक, कितने टाइप ऑफ स्पीसीज हैं? अब ये सवाल देखिए कि ये मतलब दिया हुआ जो है वो मतलब अजीब टाइप का सवाल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल है, तो इसका आंसर ये है। बाकी अगर आपने तुक्का लगाया हो सही हुआ हो, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगा कि 81,000 स्पीसीज फाउना के हैं और 47,000 स्पीसीज फ्लोरा के हैं, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है ना, तो पता हो, मतलब आपका सही हुआ हो तो बहुत अच्छा। ठीक, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन स्ट्राटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, ठीक है ना, तो मिनरल्स वगैरह छोड़िए, स्ट्राटा जो फॉर्म होता है, स्ट्राटा का जो फॉर्मेशन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, ठीक है, तो आप इससे इसका ये जवाब बता सकते हैं। अगला सवाल है अपना, लेग्यूमिनस क्रॉप कौन से होते हैं? तो हमारे जो पल्सेस होते हैं ना, दाल जो हम खाते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में गिने जाते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाई ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अगर आपको पता हो तो ये मुजफ्फरपुर के पास, मतलब मेरा घर जो है वो दरभंगा मधुबनी में पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर से पकड़ते हैं और ये सकरी वकरी होते हुए ये आगे निकल जाता है पूर्णिया की तरफ, ठीक है ना, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर तक, तो आसाम में सिलचर तक जाता है, पोरबंदर से ही आता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। स्टैलसाइट एंड स्टैलेग्माइट, ठीक है, ये कहाँ, ये किस सेक्शन से फॉर्म होते हैं? ज्योग्राफी का सवाल है ये, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर से ये फॉर्म होते हैं। ये आपका एक अंडमान में है, इसका क्या तो ऐसा कुछ होता है, जैसे ये छत से ऐसा टपक रहा होता है और नीचे भी ये टपकते टपकते ये बाद में आके ये पिलट जैसा जुड़ जाता है, बन जाता है, ठीक है। अप्रैल 22 सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे कॉलेज में, एनआईटी दुर्गापुर में, या एक वो बना के उड़ाते थे हम लोग, ठीक है, क्या तो बोलते हैं उसको, एक दिया कुछ जलता रहता था और साइड से पेपर जैसा कुछ होता था, वो उड़ता था, ठीक है, 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके बैठे होते थे हम लोग। टोपोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। आंसर में सर्वे ऑफ इंडिया दिया हुआ है, जो कि ये गलत है, तो ये ऑब्जेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। किसने 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, क्रांति जो हुआ था, उसको फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? बहुत ट्रिवियल सा सवाल है, वीडी सावरकर ने बोला था। आई थिंक सावरकर जी से काफ़ी प्रेम है क्वेश्चन बनाने वाले को। पिछले बार भी जो मैं अभी करवा रहा था ना, 2 दिन कल या परसों ही मैंने भी एक वीडियो डाला है, जो 11th-12th का जो था एग्ज़ाम कंप्यूटर का, उसमें आया था सवाल, तो उसमें भी सावरकर को लेकर के आया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट, ठीक है, पहले कौन सा हुआ? संथाल रिवेलियन जो था पहला था, ये 1855-56 में हुआ था, ठीक है। रिवेलियन बिरसा मुंडा 1899 के आसपास हुआ था, ठीक है, और ताना भगत मूवमेंट जो था वो 1915 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट नहीं है, मतलब हो सकता है कि 2 साल आगे पीछे हो, बट मोटा मोटी यही था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट जो मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था उससे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। विच रिवॉल्ट इज मेंशन्ड इन बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में? आनंद सन्यासी रिवॉल्ट का बात किया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखेंगे, बीसी चटर्जी एक चीज़ राइटर है,
ठीक है। बुक का नाम क्या है? आनंद मठ है और सन्यासी रिवॉल्ट है। ठीक, इसका भी आंसर सही दिया हुआ है। When were स्वदेशी एंड बॉयकॉट फर्स्ट अडॉप्टेड एज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल इन इंडिया? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था ना, उस टाइम पे ये किया गया था। ठीक है, कि हम लोग कोई भी फॉरेन का सामान यूज़ नहीं करेंगे, सारा कुछ जला दिया था बंगाल में। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन 1922? ठीक है, 1922 में जो गया सेशन कांग्रेस का हुआ था, उसमें CR दास, जो चित्तरंजन दास इसके ये थे, मतलब प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आंसर सही दिया हुआ है। हु लेड द प्रेजेंट्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अब ये ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है, चंपारण सत्याग्रह की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें स्वामी विद्यानंद थे। राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हैं। ठीक है। हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा इन 1817? ठीक है, इसमें मेन जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, मेन फाउंडर ये थे इसके। बट इन्होंने किसी के साथ टाइप कर, अकेले का तो कुछ होता नहीं था उस टाइम ब्रिटिश में, कि कोई तो आदमी होना चाहिए हमारा जिसके साथ हमारा टाइप हो, तो या फिर अंग्रेज टाइप का कोई आदमी होना चाहिए। तो डेविड हारे जो थे उस टाइम पे, उनके सपोर्ट से इन्होंने बनाया था। तो अभी ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेविड हारे सही है, लेकिन एक्चुअली ये फाउंडेड का जो क्रेडिट है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। तो आप देख लीजिए, ये इसमें नन ऑफ द अबव मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर नाम की अगर ये नन ऑफ द अबव नहीं होता तब डेविड हारे सही था। अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होता, ई ऑप्शन, तो डेविड हारे सही था। लेकिन चूंकि इन्होंने डेविड हारे का नाम डाला हुआ है, मतलब नन ऑफ द अबव ऑप्शन डाला हुआ है, तो डेविड हारे वाला जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो है वो राजा राम मोहन राय का ही क्रेडिट है इसमें। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द कांग्रेस इज tottering to its fall and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise? ठीक है, तो ये कर्जन जी का बोला गया था। ठीक है ना, पीसफुल डिमाइस कर्जन का बोला गया था, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे, अब आ जाते हैं कंप्यूटर वाले पार्ट पे। इसमें हम लोग 91 तक देखेंगे, 71 से 91 तक सवाल देखेंगे। ठीक है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला गया है? CPU को बोला गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला गया है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग का काम है वो CPU का ही होता है। ये सही आंसर है इसका। ठीक है, कीबोर्ड में जब हम की प्रेस करते हैं तो उसका जो कन्वर्टिंग है उसका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड का नाम इसका ASCII की बोलते हैं, ये भी सही है। What difference do the 5th generation computers have from other generation computer? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। वैसे आंसर इन्होंने दिया हुआ है, डी आंसर दिया हुआ है इसका, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ऑब्जेक्शन में इसको आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि UPS जो है ये जो 5th जनरेशन है 1980 के आसपास आया था। ठीक है, 1980 से हम लोग 5th जनरेशन में ही चल रहे हैं। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 1967 के आसपास आ चुका था, UPS जो है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, साइंटिफिक कोड वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा मतलब एडवांसमेंट ऑब्वियसली है, बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब 4th जनरेशन 5th जनरेशन में बहुत मेजर डिफरेंस था। ठीक है, जिसको आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। तो ये किस में होता है? लिनक्स टाइप का आपने चीज़ सुना होगा, लिनक्स, उबुंटू, ये सब जो होता है इसमें कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन। ठीक है, सारे ही इसका सही है, डी आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, अगला सवाल, एन असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हो गया इसको। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, कुछ हैंग हो गया था, सॉरी। वापस सवाल पे आते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है अपना? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका आंसर सही दिया हुआ है। 77 में चलते हैं। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये सही है। ठीक है, ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ये भी सही है। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। आंसर इसका सही दिया हुआ है। Which of the following approaches is used by C++? C++ बॉटम अप अप्रोच यूज़ करता है। ठीक है, टॉप डाउन कौन यूज़ करता है?
सी जो है वो टॉप डाउन यूज़ करता है, सी प्रोग्रामिंग जो है। व्हाट इज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये सवाल पहले मिला होगा। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसका हमने एक सवाल भी देखा था, इनफैक्ट एक कोड देखा था इसका, ठीक है। तो C++ टेक्निक होता है टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन डिराइव्ड क्लास में, ठीक है। ये इसका आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सक्सेसफुली रन कर जाता है। ये कोड छोटा सा दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। एक और मैंने इसके साथ सवाल कराया था कि 2 बार डिलीट पॉइंटर कर दिया था, ठीक है, 2 बार डिलीट पॉइंटर कर दिया था तो इसमें एरर मार देगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक मैंने कोडिंग का सवाल दोनों करवाया हुआ, ये भी करवाया हुआ और 2 बार डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो भी करवाया हुआ था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट, ये भी करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट होता है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो अपना सी ऑप्शन इसका सही दिया हुआ है। व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड C++, ठीक है। सी और C++ में करेंगे तो सी में एग्जीक्यूट हो जाएगा, C++ में एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ ये न्यू जो है वो आपका एक फंक्शन बन के दिया हुआ है, न्यू फंक्शन एक मैंने न्यू एक कीवर्ड है आपका C++ में, इसलिए आप किसी भी वेरिएबल का नाम न्यू नहीं रख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर सी सही हो जाता है यहाँ पर। 83 पर आ जाइए, पी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पी का वैल्यू पूछा है इस कोड में क्या होगा, तो आपको यहाँ से पी का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए ये क्या है, ए का वैल्यू ट्रू है तो ट्रू का जो है ये 1 होगा, फॉल्स का 0 होगा, तो ये 1 + 0 हो जाता है, दिस इज़ 1। और ये x, ये और ऑप्शन और ऑपरेशन लगाया हुआ है, तो और ऑपरेशन जब आप इसका करेंगे x और y का, x is 10 एंड y is 5, इसका जब आप और ऑपरेशन करेंगे, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है 1 2 4 8, ठीक है। आपको क्या है 10 दिया हुआ है, 10 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक 1 होगा और यहाँ पर एक 1 होगा, बीच में 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 5 का कैसे लिखेंगे आप, 4 यहाँ पर 1 होगा, 1 की जगह 1 होगा, यानी ये 5 हो गया, बाद में बाकी 0 हो जाएगा। जब इसका और ऑपरेशन आप करेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा, दिस इज़ 15, तो यहाँ ये 15 आ जाता है और ये +1 +1 = 16 आ जाता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही हो जाता है, ठीक। द C++ कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर डैश ब्लॉक, ठीक है। अभी हमको जब ऐसा होता है ना कि कोड जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ होता है कि हो सकता है इसमें एरर मार दे, ठीक है ना, पहले से अंदेशा होता है कि हो सकता है इसमें एरर मार दे, तो इस केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट पूछा है, तो अब आउटपुट जो पूछा है इसमें, तो क्या किया है कि इसमें नंबर का जो एड्रेस है वो हम भेज रहे हैं, स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और नंबर का जो एड्रेस है, ठीक है, वो भेज रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको एड्रेस में रिसीव किया, ठीक है। अब एड्रेस की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 इंटू -y कर दिया है तो मैंने कि 29 हो जाएगा सॉरी 29 आ जाएगा, दिस इज़ 870, ठीक है। तो ये वापस जब रिटर्न करेगा तो 870 रिटर्न करेगा। चूँकि वो एड्रेस था ना, यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करना है कि जब ये नंबर यहाँ सी आउट से नंबर प्रिंट करने जा रहा है, सॉरी सी आउट से जो नंबर यहाँ प्रिंट करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर नंबर 30 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि एक जो नंबर लिया था, नंबर मान लेते हैं, नंबर ने क्या किया, नंबर नाम का आपने एक ये लिया, नंबर नाम का अपना एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का क्या होगा, मेमोरी एक स्लॉट होगा, एक यहाँ पर एक स्लॉट होगा, ठीक है, जहाँ पर नंबर का ये एड्रेस है, कुछ इसका एड्रेस होगा, ठीक है। आपने क्या किया ना, एड्रेस पे ही चेंज कर दिया, इसीलिए जब आप नंबर प्रिंट कर रहे हैं ना इसीलिए जब आप नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो वो जो यहाँ पर वैल्यू आपने स्टोर किया है ना वो प्रिंट हो जाता है। अगर यहाँ सीधा नंबर ही भेज रहे होते, अगर सीधा मतलब 30 भेज रहे होते या नंबर %, नहीं भेज रहे होते और ये ऑपरेशन कर रहे होते, तब ये क्या नंबर जब प्रिंट करते ना अगर आप, तो ये 30 ही प्रिंट करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब ये थोड़ी नासाज है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ये लास्ट वाला है, ठीक है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बोला है इनलाइन फंक्शन जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन और इन C++ इसके बारे में, तो ये और ये वाला और ये वाला दोनों सही है, नहीं लार्ज वाला गलत है, सॉरी ये और ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ये वाला इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है मतलब कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आपको इसमें आंसर ये दिया हुआ है,
आपका जो बीपीएससी ने जो आंसर दिया है ना, उसमें आपको आंसर ये दिया हुआ है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन में रेज कर सकते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है सी प्लस प्लस में? ये बोला गया है क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसी तरह से स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ट्रू है इसका, और इसका मतलब आंसर जो बीपीएससी दिया वो भी सही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है अपना? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो सी प्लस प्लस में डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है, आप उसका आंसर सही है, ठीक। हाउ डू स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेज इन सी प्लस प्लस डिफर? ठीक है, स्ट्रक्चर और क्लासेस कैसे डिफर करते हैं? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, दिस इज पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट, एंड दिस इज प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऊप्स लैंग्वेज? ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास तीनों चीज़ होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तीनों चीज़ होना चाहिए, यानी डी आंसर सही है इसका, और इसका आंसर सही दिया भी गया हुआ है। लास्ट सवाल इस वीडियो के लिए, ठीक है, अपना है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल बोलते हैं, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना अभी तक मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए वो आप रेज कीजिए, ठीक है, और मैं जल्दी ही उसका सेकंड पार्ट लेके आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था ज़्यादा वीडियो लंबा हो, ऑलरेडी ये 30 मिनट प्लस वीडियो हो चुका है, और मैं नहीं चाह रहा था कि ये उससे ज़्यादा हो, तो बने रहिए, जल्दी ही दूसरा वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।